नमस्कार साथियों, कस्तूरी देवी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस विषय में, जो हमारे बीए सेकेंड ईयर का सेकंड पेपर है। उसमें राज्यसभा के संदर्भ में हमारी चर्चा चल रही थी। इससे पूर्व हमने मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, उपराष्ट्रपति, संसद के कार्य व सीमाएं, इन सभी के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर चुके हो आप। इसके बाद में यह है, हम आज पढ़ेंगे राज्यसभा। राज्यसभा की हमने जो रचना है, सदस्य संख्या है, उसके संदर्भ में कल बात की थी। इसके अलावा हमने निर्वाचन से संबंधी बात की थी कि इनके सदस्यों को किस प्रकार से निर्वाचित किया जाता है या मनोनीत किया जाता है। इसके अलावा हमने राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता के बारे में कल बात की थी कि राज्यसभा के सदस्यों के लिए क्या योग्यता होना आवश्यक है। इसके अलावा हमने बात की थी राज्यसभा के विशेष संदर्भ में कि राज्यसभा की संख्या व निर्वाचन, इन सभी के बारे में, योग्यता के बारे में, पदाधिकारियों के बारे में बात की थी। तो इस प्रकार से अब हम बात करेंगे आज राज्यसभा के कार्य व शक्तियों के संदर्भ में। देखिए, राज्यसभा संसद का एक महत्वपूर्ण सदन है, प्रथम सदन है। यह सदन एक महत्वपूर्ण सदन होने के कारण, क्योंकि हमारा यह एक उच्च सदन है, उच्च सदन होने के कारण इसमें बहुत सारी शक्तियाँ व कार्य दिए गए हैं, क्योंकि इसमें अनुभवी सांसद बैठते हैं। इसी प्रकार से हम बात करें आज राज्यसभा के कार्य व शक्तियों के संदर्भ में, तो सबसे पहली कार्य आएगा विधायी संबंधी कार्य, यानी कि विधायी के निर्माण, कानून के निर्माण से संबंधी कोई भी कार्य होगा वो कौन करता है? राज्यसभा। राज्यसभा व लोकसभा मिलकर के विधायी संबंधी कार्य को संपूर्ण ब्यूरा यानी कानून का निर्माण करती है। हम बात करें विधेयक के संदर्भ में, दो प्रकार के होते हैं, वित्तीय और सामान्य। देखिए, सामान्य के बारे में हम बात करें, सामान्य विधेयक, तो सामान्य विधेयक किसी भी सदन में रखा जा सकता है। इसी प्रकार से हम बात करें विधेयक संबंधी महत्वपूर्ण कार्य में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? राज्यसभा की। यानी राज्यसभा ऐसा कोई भी सामान्य कानून का प्रस्ताव ला सकती है जो राष्ट्रहित में है, जिसका कानून का बनना आवश्यक है। यानी महत्वपूर्ण विषयों पर अगर देखा जाए तो अधिकांशतः महत्वपूर्ण विषय पर लोकसभा में आता है, लेकिन ऐसी कोई रोक नहीं है कि विधेयक संबंधी कार्य किस में पारित नहीं हो सकते? राज्यसभा में। देखिए, हम बात करें सामान्य बहुमत वाले विधेयक के संदर्भ में, सामान्य बहुमत वाले विधेयक किस में रखे जा सकते हैं? चाहे वह लोकसभा हो चाहे राज्यसभा। अगर राज्यसभा में रखा जाता है तो राज्यसभा में भी वो पारित बहुमत से होने के बाद ही लोकसभा में जाता है। देखिए, दोनों सदनों की सहमति आवश्यक होती है, लेकिन सामान्य बहुमत पर क्या होता है? जब लोकसभा इससे असहमत हो जाती है तो वो बिल क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। लेकिन अगर राज्यसभा असहमत हो जाती है तो अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक का प्रावधान है, और संयुक्त बैठक बुलाने का कार्य कौन करता है? राष्ट्रपति। जबकि इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। हम बात कर रहे हैं राज्यसभा के कार्य व शक्तियों के संदर्भ में, तो हम बात करते हैं विधेयक संबंधी कार्य।
यानी कोई भी साधारण विधायक यानी कि कोई भी सांसद जो राज्यसभा का सदस्य है, कोई भी सदस्य कोई भी क्या ला सकता है, साधारण विधेयक ला सकता है संसद में। यह प्रमुख कार्य किसका है? यह प्रमुख कार्य राज्यसभा का है, कानून निर्माण करने का। हम बात करें वित्तीय शक्तियों के संदर्भ में, वित्तीय शक्ति के संदर्भ में इतना पावर नहीं दिया गया है राज्यसभा को कि राज्यसभा में धन विधेयक या वित्तीय विधेयक प्रथम रूप से रखा जाए, क्योंकि सबसे पहले लोकसभा में ही रखना होता है धन विधेयक या वित्तीय विधेयक को। लेकिन हम बात करें राज्यसभा के संदर्भ में, तो राज्यसभा उस धन विधेयक को 14 दिन के लिए रोक सकती है, यानी ये इसके पास पावर होता है और वापस पुनर्लौटा सकती है किसके, यानी कि सलाह के रूप में कार्य कर सकती है। सलाह माने या ना माने यह लोकसभा की इच्छा पर निर्भर करता है, लेकिन धन विधेयक को 14 दिन तक रोकने का कार्य क्या कर सकती है? राज्यसभा। राज्यसभा किसी भी धन विधेयक को, किसी भी वित्तीय विधेयक को 14 दिन तक विलंब कर सकती है, क्योंकि यह इसका क्या होता है? प्रमुख कार्य। प्रमुख कार्य इस प्रकार है कि यह जो वित्तीय आएगा, धन विधेयक आएगा लोकसभा में से, उसमें सलाह के रूप में कार्य करेगी, लोकसभा को सलाह देगी कि आप बजट को किस प्रकार से किस प्रकार आप इसको ऐसे खर्च कीजिए ताकि कम खर्च में अधिक विकास हो सके। इस प्रकार से यह सलाह देने का कार्य करेगी, लेकिन माने या ना माने लोकसभा पर निर्भर करता है। हम बात करें तीसरा और प्रमुख कार्य व शक्ति के संदर्भ में राज्यसभा के बारे में, तो संविधान संशोधन से संबंधी कार्य। देखिए, संविधान संशोधन में दोनों ही सदन महत्वपूर्ण होते हैं, दोनों की शक्तियाँ बिल्कुल बराबर होती है। देखिए, हम बात करें देखिए ये लोकसभा और राज्यसभा मान लीजिए, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। अगर विधेयी कार्यों के संदर्भ में हम शक्ति दें, दोनों में से कौन पावरफुल होगी? यहाँ पर वैसे तो दोनों ही समान शक्ति दी गई है, लेकिन अगर वास्तविक रूप में देखा जाए, वास्तविक, क्योंकि जो इनकी संख्या होती है लोकसभा की वो अधिक होती है, अगर संयुक्त बैठक हो जाती है तो यहाँ पर स्थिति विधेय संबंधी शक्ति इस प्रकार होगी, क्योंकि यहाँ पर पावरफुल कौन हो जाएगी? अगर संयुक्त बैठक होती है तो लोकसभा, और कम किसकी हो जाएगी? राज्यसभा की। लेकिन अगर विधेय संबंधी कार्यों की वैसे बात करें तो दोनों को समान शक्ति दी गई है, ठीक है। लेकिन संयुक्त बैठक होने पर कौन पावरफुल हो जाती है? लोकसभा, क्योंकि इनके सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण। इसी प्रकार से हम बात करते हैं वित्तीय शक्ति संदर्भ में, यानी वित्तीय कार्य के संदर्भ में। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही यहाँ पर पावरफुल होगी कौन सी? लोकसभा, क्योंकि लोकसभा में ही सर्वप्रथम क्या रखा जाता है? धन विधेयक या वित्तीय विधेयक प्रस्ताव यहाँ पर लाया जाता है। उसमें संशोधन का कार्य भी कौन कर सकती है? लोकसभा ही कर सकती है। राज्यसभा सिर्फ सलाह देने का कार्य कर सकती है या 14 दिन तक रोक कर रख सकती है, यही कार्य कर सकती है। तो वित्तीय क्षेत्र में हम देखें, दोनों की तुलनात्मक अध्ययन करें, तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो राज्यसभा क्या है? कमज़ोर है। किसमें? वित्तीय शक्ति में। हम बात करें संविधान संशोधन संबंधी शक्ति के बारे में, किसके बारे में बात करें? संविधान संशोधन संबंधी शक्ति के संदर्भ में।
देखिए यहाँ पर संविधान संशोधन संबंधी शक्ति में दोनों के पास बराबर शक्ति होती है। दोनों के पास क्या होती है? बराबर। एक्चुअली में संविधान संशोधन किसी भी उसमें लाया जा सकता है, चाहे दो प्रकार के होते हैं। संविधान संशोधन किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। देखिए हमारे यहाँ पर संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया होती है वो संसद के द्वारा ही की जाती है, क्योंकि विधानसभा ये कार्य नहीं कर सकती। यह शक्ति संविधान के द्वारा किसको प्राप्त है? संसद को। संसद में यहाँ पर लोकसभा व राज्यसभा दोनों को ही समान अधिकार दिया गया है कि आप दोनों मिलकर के संविधान में संशोधन कर सकती हो। तो देखिए संशोधन किस प्रकार से होगा। यहाँ पर संशोधन होगा उपस्थित व मतदान के 2/3 सदस्यों का बहुमत होने पर, यानी कि जो मतदान करेंगे उपस्थित रहेंगे वो सदस्य 2/3 सदस्यों के द्वारा बहुमत पेश करने पर ही संविधान में संशोधन हो सकता है। देखिए यहाँ पर कंडीशन ये रहेगी कि ये नहीं है कि लोकसभा में पास हो गया और राज्यसभा में आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहाँ पर 2/3 बहुमत से प्रत्येक सदन में पास होना चाहिए, यानी कि दोनों सदनों में पास होना बहुत ही क्या होता है? आवश्यक होता है। तभी संविधान संशोधन के लिए कानून का निर्माण किया जाएगा। यहाँ पर ये प्रक्रिया बहुत ही मोस्ट है। यहाँ पर राज्यसभा और लोकसभा को समान शक्ति दी गई है, दोनों को समान रूप से शक्ति दी गई है। यहाँ पर जो चाहे राज्यसभा का सदस्य संविधान संशोधन ला सकता है, चाहे वह लोकसभा का सदस्य हो, कोई सा भी सदस्य संविधान संशोधन ला सकता है। लेकिन इसके लिए संविधान संशोधन के लिए आवश्यक है कि दोनों सदनों में 2/3 बहुमत पास होना अति आवश्यक है। तो इस प्रकार से हमने बात किया मूल ढांचे संबंधी। जो संविधान का मूल ढांचा है उसमें दोनों भी परिवर्तित नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी क्या हो जाती है? न्यायिक पुनरावलोकन। इसी प्रकार से हमने बात की संविधान संशोधन संबंधी कार्य के बारे में कि कार्य दोनों को क्या है? समान रूप से बराबर शक्ति दी गई है, बराबर पावर दिया गया है। तो हम बात करते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, कार्यपालिका से संबंधित शक्ति। देखिए कार्यपालिका से संबंधित शक्ति, यहाँ पर कार्यपालिका से संबंधित का मतलब है सरकार को ये है अविश्वास के आधार पर हटा तो नहीं सकती राज्यसभा, क्योंकि सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होने के कारण सरकार को हटा तो नहीं सकती राज्यसभा, लेकिन कुछ और पावर दिए गए हैं। वो पावर क्या है? देखिए कार्यपालिका से संबंधित शक्ति इस प्रकार से है कि राज्यसभा सरकार की आलोचना कर सकती है, मंत्रियों की आलोचना कर सकती है, उनकी निंदा कर सकती है, उनकी आलोचना कर सकती हैं। आलोचना करके मंत्रिपरिषद को स्थिरता से नियंत्रित करती है, यानी कि जो मंत्रिपरिषद होगी वो अपनी मनमानी नहीं कर पाएगी, क्योंकि आम जनता को इससे क्या करती है? आम जनता को जानकारी देती है राज्यसभा और आलोचना करती है सरकार के गलत कार्यों की। यानी जो कार्यपालिका से संबंधित नियंत्रण का कार्य एक तरीके से कौन करती है? राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा भी
राज्यसभा में भी मंत्रियों को क्या किया जा सकता है, आलोचना की जा सकती है। इस प्रकार से हम देखें तो लोकसभा की तुलना में राज्यसभा यहाँ पर कार्यपालिका से संबंधित शक्ति में इतनी पावरफुल नहीं है। देखिए यहाँ पर पावरफुल कौन होगी, लोकसभा। लोकसभा ज़्यादा शक्तिशाली होगी, राज्यसभा इतनी शक्तिशाली नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि कार्यपालिका है वह किसके प्रति उत्तरदायी होती है, किसके प्रति होती है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होने के कारण क्या होगा, राज्यसभा की शक्तियाँ थोड़ी कम है, लेकिन राज्यसभा की भी कुछ शक्ति है, वह है सरकार की आलोचना करके नियंत्रित कर सकती है। हम बात करें निर्वाचन से संबंधी कार्य के बारे में तो राज्यसभा का मोस्ट और इम्पोर्टेंट कार्य है। निर्वाचन से संबंधी कार्यों के बारे में हम बात करें यहाँ पर तो निर्वाचन से संबंधित कार्यों के बारे में बात करें तो राज्यसभा उपराष्ट्रपति व राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है, उनका निर्वाचन का कार्य करती है। देखिए आपने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में देखा होगा कि जो उनकी निर्वाचन जो प्रणाली होती है, जो उनकी चुनाव की प्रक्रिया होती है, उनमें कौन भाग लेता है, राज्यसभा का सदस्य। देखिए यहाँ पर जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें कौन भाग लेता है, राष्ट्रपति के चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में जो राज्यसभा है उसके निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। उसके कौन से सदस्य भाग लेते हैं, निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति को चुनने में सहायक होते हैं। यानी कि संसद के निर्वाचित सदस्य और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा राष्ट्रपति का जो चुनाव किया जाता है उसमें राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसी प्रकार से हम बात करें उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित, जिस प्रकार से हमने बात की थी कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के कुल सदस्यों के द्वारा किया जाता है, चाहे वो मनोनीत हो चाहे वो निर्वाचित हो, दोनों सदस्यों से मिल करके क्या किया जाता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि राज्यसभा का जो सदस्य हैं वो चाहे मनोनीत है चाहे निर्वाचित है, वो किस में भाग लेता है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है। किसके में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में। इस प्रकार से इनका एक महत्वपूर्ण कार्य होता है निर्वाचन से संबंधी। इसके अलावा हम बात करें तो जो राज्यसभा का उपसभापति होता है उसका निर्वाचन भी किसके द्वारा किया जाता है, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा। देखिए राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उन्हीं में से एक सदस्यों को उपसभापति बनाया जाता है। इन्हीं सदस्यों के माध्यम से, चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से एक सदस्य को उपसभापति बनाया जाता है, जिसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इस प्रकार से हम निर्वाचन संबंधी कार्यों के बारे में बात की है, क्योंकि यहाँ पर निर्वाचन जो पदाधिकारी होता है उपसभापति, वो निवासी आर्टिकल के तहत होता है। हम बात करें महाभियोग से संबंधी शक्ति के बारे में। महाभियोग राष्ट्रपति के खिलाफ लाया जाता है अनुच्छेद 61 के तहत। हमने राष्ट्रपति में पढ़ा था कि कुल सदन की जो संख्या है उसका बहुमत व उपस्थित व मतदान का 2/3 बहुमत प्राप्त करने पर ही
उपराष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किया जा सकता है। तो यहाँ पर महाभियोग के संदर्भ में हम बात करें राज्यसभा की शक्ति और पावर के बारे में, तो दोनों में क्या है, समान अधिकार हैं। देखिए यहाँ पर महाभियोग के संबंध में दोनों सदनों को समान अधिकार प्राप्त है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, क्योंकि दोनों को क्या दिया गया है, समान अधिकार। महाभियोग जो राज्यसभा का कोई भी सदस्य सदन में ला सकता है और किसी भी सदन में महाभियोग लाया जा सकता है। इस प्रकार से हम महाभियोग के संदर्भ में बात करें तो राज्यसभा को समान अधिकार हैं, समान दोनों को अधिकार है। इस प्रकार से हम बात करें तो आपातकाल का अनुमोदन करना, किसका अनुमोदन करना, आपातकाल का अनुमोदन करना। आपातकाल का अनुमोदन करने के संदर्भ में भी राज्यसभा व लोकसभा को समान अधिकार दिया गया है, क्योंकि जब आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है, आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है राष्ट्रीय आपात की, तो उसे 1 माह के अंदर अंदर क्या अनुमोदन लेना आवश्यक होता है। इसी संदर्भ में हम बात करें तो दोनों को क्या है,